नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएसबी धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो राज्य की विधायिका के ऊपर होगा। मतलब कि हम लोग आज समझेंगे विधानमंडल के बारे में। इसमें दोस्तों हम लोग जो भी हमारे भारतीय संविधान में विधानमंडल को लेकर के जो संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं वो है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के बीच में। दोस्तों, इसके बीच में क्या है, राज्य की विधायिका के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। उस सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तृत रूप से जानेंगे। इस क्लास में दोस्तों हम लोग जानेंगे विधानमंडल गठन के बारे में, विधानसभा की संरचना के बारे में, विधान परिषद की संरचना के बारे में, विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है, कैसे उसको खत्म किया जाता है वो जानेंगे, और विधानमंडल से संबंधित जितने भी दोस्तों अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को दोस्तों हम लोग समझेंगे। दोस्तों, यहाँ पर क्लास प्रारंभ करने के दोस्तों पहले हम बता दें आपको कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएसबी धर्म पर पॉलिटी सीरीज प्रारंभ की गई थी, जिसका वीडियो मैंने शुरू से ही संविधान के निर्माण मतलब संविधान के संवैधानिक विकास पर दोस्तों अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वीडियो प्रारंभ से नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो दोस्तों प्रारंभ से देख लीजिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या दोस्तों ना आए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दोस्तों लगा लीजिए, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने के बाद, थ्योरी क्लास कराने के बाद दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ ही साथ दोस्तों करा दिया है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दें आपको, थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भाग 6 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्य के अंतर्गत दोस्तों जिस तरह से हम लोग पढ़े थे क्या अपना संघ के बारे में, संघ के अंतर्गत क्या क्या पढ़े थे, तो उसी तरह से हमको राज्य के अंतर्गत पढ़ना था। पहले पढ़ना है हमको राज्य की कार्यपालिका के बारे में, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पढ़ना है दोस्तों में राज्य की जो विधायिका है उसके बारे में, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग क्या, न्यायपालिका के बारे में, जो हम लोग को पढ़ना है। ये जो कार्यपालिका है दोस्तों, इसका जो उल्लेख किया गया राज्य का, ये 153 से लेकर के आपका अनुच्छेद 167 के बीच में है दोस्तों। वहीं विधायिका के बारे में बात करें तो ये 168 से लेकर के आपका अनुच्छेद 212 तक के बीच में है। और वही दोस्तों बात करें न्यायपालिका, तो न्यायपालिका आपका 213 से लेकर के नहीं 214 से लिए 213 जो अनुच्छेद है वो राज्यपाल के अध्यादेश के लिए है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत ही आ जाएगा आपका। तो ये जो न्यायपालिका हो जाएगा आपका 214 से लेकर के दोस्तों आपका 237 तक का अनुच्छेद जो है, इस तरह से क्या है, राज्य की जो कार्यशैली है दोस्तों उसको बांटा गया है। तो इस तरह से हम लोग पहला पढ़ चुके हैं कार्यपालिका के बारे में, राज्यपाल के बारे में पढ़े थे और मंत्री परिषद के बारे में समझे थे दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम लोग विधायिका के बारे में। विधायिका के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग विधानमंडल और विधानमंडल के बारे में, जिसमें हम लोग विधानसभा विधान परिषद को दोस्तों समझेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं, अब ये ठीक है, राज्य की विधायिका, जिसे हम लोग विधानमंडल के नाम से भी जानते हैं। अब ये विधानमंडल जो होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये विधानमंडल क्या होता है, तो पहले बता दें विधानमंडल जो होता है ये क्या होता है, ये राज्यपाल हो गए, विधानसभा हो गया और आपका विधान परिषद हो गया, ये तीनों के मिलने से क्या होता है, विधानमंडल का दोस्तों निर्माण होता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है दोस्तों, आपके बहुत सारे राज्यों में क्या है, विधान परिषद नहीं है दोस्तों, सिर्फ क्या है, तो एक सदन है, सिर्फ विधानसभा है। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो राज्यपाल और विधानसभा के मिलने से भी दोस्तों क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। तो चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं आपका अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 168 में कहा गया दोस्तों, राज्यों में मंडलों के गठन कैसे गठन होता है। तो बता दिए कि हम जो विधानमंडल बनता है आपका, वो क्या बनता है, किससे मिलकर बनता है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। बता दिए हम किसके अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत सारे राज्यों में क्या है दोस्तों, कहीं कहीं 2 सदन है, कहीं कहीं क्या है, 1 सदन है। अब बात है कि हमारे भारत में 28 राज्य है। इस 28 राज्य में फिर दोस्तों जो 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, जहाँ की विधानमंडल दोस्तों 2 सदनीय है, मतलब कि जहाँ पर 2 सदन है, एक आपका उच्च सदन, एक निम्न सदन, मतलब कि एक विधानसभा भी है और आपके विधान परिषद भी है। कौन कौन से राज्य है उसकी चर्चा आगे करेंगे। और बाकी जितने भी राज्य है दोस्तों, वहाँ पर क्या है, आपका एक सदन है, मतलब कि बाकी बच गए आपके 22 राज्य बच गए, और दिल्ली बच गया, पुडुचेरी है। यहाँ भी क्या है दोस्तों, यहाँ भी विधानसभा है, वो भी क्या एक सदनीय है। तो यहाँ पर बात किया विधानमंडल का गठन कैसे होता है, तो विधानमंडल का गठन राज्यपाल और या तो एक सदन या तो 2 सदन के मिलने से क्या होता है दोस्तों, विधानमंडल का गठन होता है। वही बात हम यहाँ पर आपको लिख भी दिए हैं कि इस अनुच्छेद के मुताबिक हर राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल राज्यपाल और 1 या 2 सदनों के शामिल होते हैं, मतलब कि इसमें क्या होता है, शामिल होने से बनता है। एक सदन बोलेगा तो सिर्फ विधानसभा, 2 सदन बोलेगा दोस्तों तो विधानसभा विधान परिषद दोनों। अब बता दिए कि 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 169 के बारे में। अनुच्छेद 169 क्या कहता है,
अनुच्छेद 169 कहता है दोस्तों आपको कि राज्यों में विधान परिषद के निर्माण या उन्मूलन की प्रक्रिया कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि हम बता दिए कि राज्य में क्या है आपको, जैसे मान लीजिए बिहार है, तो बिहार में क्या है, बिहार सरकार चाह रही है कि विधान परिषद को बनाना है, हमको क्या चाहिए, हमको विधान परिषद चाहिए। ऐसे तो बिहार में है ही, तो मान लीजिए बिहार सरकार क्या चाह रही है, विधान परिषद चाह रही है। तो विधान परिषद बनेगा कब बनेगा, जब बिहार की विधानसभा विधान परिषद को लेकर के कोई विधेयक क्या करती है, लाती है विधानसभा में, और उसे विशेष बहुमत से क्या करती है, पारित करती है। विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से क्या करती है, विधानसभा पारित करती है। और ये विधानसभा पारित करती है विधान परिषद को लेकर के जो विधेयक। अब ये विधेयक कहाँ जाएगा, ये विधेयक जाएगा दोस्तों संसद में। और संसद क्या करता है दोस्तों, संसद अगर इस विधेयक को साधारण बहुमत से क्या करता है, पारित करता है, तब ये समझा जाता है कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो गया दोस्तों। मतलब कि पहले क्या करना है, आपको विधानसभा से पारित करना है। विधानसभा से कैसे पारित करना है, 2/3 बहुमत से पारित करना है। वही 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया है विधान परिषद का विधेयक, तो फिर कहाँ जाएगा, आपके संसद के पास जाएगा। संसद क्या करता है, वो पारित करता है साधारण बहुमत से, तब क्या होगा, विधान परिषद का दोस्तों उस राज्य में गठन हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कि अगर उसका उन्मूलन करना है, मतलब उसको समाप्त करना, समाप्ति दोस्तों इस तरह से किया जाएगा। अगर विधानसभा क्या करती है, उसको विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से क्या करती है, पारित करती है समापन का, मतलब कि हमको विधान परिषद नहीं चाहिए राज्य में, तो ये क्या करती है, खत्म करती समाप्त करती है, ये आपका विशेष बहुमत से पारित करती है। अब पारित करने के बाद फिर कहाँ जाएगा विधेयक, वो जाएगा फिर जाएगा संसद के पास। और संसद क्या करेगा, वही साधारण बहुमत से दोस्तों क्या करेगा, उसको पारित करता है। तो विधान परिषद दोस्तों क्या होगा, उसका उन्मूलन मतलब कि उसका समापन दोस्तों हो जाएगा। मतलब निर्माण करने का और गठन करने की प्रक्रिया दोस्तों दोनों सेम ही है। पहले विधानसभा से पारित कीजिए, फिर आपको संसद से पारित होने के बाद आपका निर्माण भी हो जाएगा और समापन भी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से क्या अनुच्छेद आपका 169 में क्या कहा गया है, राज्यों में विधान परिषद के निर्माण के बारे में। अब आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभाओं की संरचना के बारे में, मतलब कि विधानसभा की संरचना कैसे, मतलब उसकी संख्या के बारे में। तो अनुच्छेद 170 में कहा गया दोस्तों कि किसी भी राज्य में जो विधानसभा की जो अधिकतम सीटें होगी वो 500 से अधिक दोस्तों नहीं हो सकती है। और कम से कम 60 भी होना चाहिए, मतलब कम से कम 60 से भी कम दोस्तों नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ हमारे भारत में ऐसे राज्य हैं या यूटी हैं जहाँ पर क्या है, अपवाद की श्रेणी में आते हैं। मतलब कि संविधान में तो कहा गया है कि अनुच्छेद क्या है 170 में कि 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या की निम्नता के कारण क्या है, वहाँ पर लोकसभा विधानसभा की सीटें दोस्तों कम है। जैसे गोवा में दोस्तों होना चाहिए कितना, 60, लेकिन कितना है वहाँ पर, अपवाद बता दिया ही कि गोवा में 40 है, मिजोरम में आपका 40 है, सिक्किम में आपका 32 है, और पुडुचेरी में क्या है दोस्तों 30 है। तो ये क्या है, ये दोस्तों अपवाद की श्रेणी में आते हैं। मतलब कि अनुच्छेद 170 तो कहता है कि विधानसभा में कितने होना चाहिए, कम से कम 60 होना चाहिए, लेकिन ये 60 से भी क्या है दोस्तों, नीचे हैं दोस्तों। तो ये बातें याद रखिए कि विधानसभा में अधिकतम 500 सीट हो सकती है, न्यूनतम आपका 60 हो सकता है। लेकिन कुछ अपवाद राज्य हैं जहाँ पर गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया और पुडुचेरी दोस्तों हो गया, ये भी क्या है आपके विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। आगे बात हुआ था कि निर्वाचन कैसे होता है यहाँ पर। तो निर्वाचन दोस्तों वही प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा होता है, मतलब कि जनता द्वारा चुन करके प्रतिनिधि दोस्तों आते हैं विधानसभा में। अब वही बात करते हैं हम लोग 171 में। अनुच्छेद 171 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 171 कहता है दोस्तों विधान परिषद की संरचना के बारे में। जिस तरह से अनुच्छेद 170 का विधानसभा के बारे में, तो उसी तरह से कहता है विधान परिषद की संरचना के बारे में, मतलब कि विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि अधिकतम जो सदस्य होंगे विधान परिषद में, वो किसी भी राज्य में जितने विधानसभा सीटें हैं उसका 1/3, 1/3 से ज़्यादा दोस्तों नहीं हो सकता, लेकिन न्यूनतम 40 से कम नहीं होगा। न्यूनतम आपका 40 से दोस्तों कम नहीं होगा। अब यहाँ बात करते हैं, क्या बात की हम, 28 राज्य हमारे भारत में है और आपके 8 यूटी हैं, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कैसे कितने राज्य हैं जहाँ पर आपकी विधान परिषद है, तो बता दिए हम कि 6 राज्य हैं जहाँ पर क्या दोस्तों, विधान परिषद है। अब ये 6 राज्य कौन कौन है, तो देखिए याद रखना बहुत सिंपल वाली बात है। जैसे आप याद रखिएगा, पहले साथ साथ याद रखिएगा, एक यूपी बिहार, यूपी बिहार को साथ में याद रखिएगा, ये हो गया। उसके बाद आप याद रखिएगा किसको, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश तेलंगाना साथ में याद रखिएगा। और आइएगा आप इधर पश्चिम दक्षिण भारत में आइएगा, मतलब ये पश्चिम भारत में आइएगा, तो महाराष्ट्र को याद रखिएगा और याद रखिएगा कर्नाटक को। ये 6 है, यूपी बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र कर्नाटक क्या है, ये 6 राज्य जहाँ पर क्या है दोस्तों आपका विधान परिषद है। बाकी राज्यों में दोस्तों विधान परिषद नहीं है। अब बात आता है कि यहाँ पर सीट कितने हैं, तो यूपी में दोस्तों सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है यूपी में है, तो यूपी में है विधान परिषद संख्या 100। बिहार में अपना है 75, आंध्र प्रदेश में आपका 58 और तेलंगाना में है आपका 40, महाराष्ट्र में दोस्तों आपका 78 और कर्नाटक में है 75। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। हम बात क्या किए, हम बताएं दोस्तों आपको
कि यूपी बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहाँ पर क्या है आपके विधान परिषद है। यूपी में बता दिए 100, बिहार में 75, आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40, महाराष्ट्र में 78 और कर्नाटक में 75 दोस्तों क्या है विधान परिषद की सीटें हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा कि विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं वो कैसे चुन करके आते हैं, वो कहाँ से चुन करके आते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कुल जो संख्या होती है उन कैसे कैसे आते हैं चुन करके। तो विधानसभा सदस्यों द्वारा क्या होते हैं, 1/3 सदस्य चुन करके आते हैं, 1/3 सदस्य। स्थानीय निकाय द्वारा दोस्तों 1/3 सदस्य आते हैं चुन करके। राज्यपाल मनोनयन करता है 1/6 सदस्यों को। माध्यमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं वो भी क्या होते हैं 1/12 सदस्य चुन करके आते हैं वहाँ से, लेकिन उनका भी एक कंडीशन है, उनको 3 वर्ष का दोस्तों अनुभव होना चाहिए, तभी वो विधान परिषद में सदस्य बन सकते हैं। अब होता है स्नातकों द्वारा भी चुन करके दोस्तों आते हैं कितना 1/12, लेकिन इसमें ये 3 वर्ष से पूर्व क्या हो अपना स्नातक की डिग्री दोस्तों प्राप्त कर चुके हों। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों विधान परिषद में सदस्यों का दोस्तों चुनाव निर्वाचन होता है दोस्तों। अब बात करते हैं अनुच्छेद 172 के बारे में। अनुच्छेद 172 कहता है राज्य विधानमंडलों की अवधि के बारे में, मतलब कि उनका कार्यकाल के बारे में। तो जो राज्य विधानमंडल के कार्यकाल जो होते हैं दोस्तों, विधानसभा का अलग होता है, विधान परिषद का अलग होता है। तो बता दिए विधानसभा क्या होता है, विधानसभा को भंग किया सकता है, ये एक अस्थायी सदन है। लेकिन वहीं विधान परिषद जो है दोस्तों वो क्या है, वो अस्थायी सदन है, मतलब इसको भंग नहीं कर सकते, इसको हम खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, लेकिन भंग विघटन दोस्तों हम इसको नहीं कर सकते हैं। समापन तो बता दिए कि संसद से पारित, विधानसभा से पारित बहुमत से हम क्या कर सकते हैं, इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको भंग दोस्तों नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताएं विधानसभा की सामान्यता अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष। बहुमत में रहेगा तब वो 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करेगी। अगर दोस्तों बहुमत अगर प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल क्या करेगा, विधानसभा को दोस्तों भंग कर सकता है। मतलब कि सरकार के पास बहुमत है तभी क्या हो सकता है, वो सरकार अपना चला सकते हैं, अगर नहीं है तो 5 वर्ष से पहले दोस्तों क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। सामान्यतः याद रखिएगा 5 वर्ष होता है। वहीं बात कर ले विधान परिषद को भंग दोस्तों नहीं किया सकता, मतलब कि इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, लेकिन इसमें जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल दोस्तों होता है, उनका कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि 1/3 सदस्य जो होते हैं, मतलब 1/3 सदस्य होते हैं, वो प्रति 2 वर्ष के बाद क्या होता है दोस्तों, रिटायर होते हैं, मतलब कि सेवानिवृत्त पर जाते हैं दोस्तों। इस तरह से ये भी बातें याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है कि आपको ऑप्शन देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन ऐसा सदन है जिसको हम भंग नहीं कर सकते किंतु हम समाप्त कर सकते हैं, तो कौन हो जाएगा आपका, विधान परिषद। वहाँ ऑप्शन देगा आपको, तो विधान परिषद याद रखिएगा दोस्तों। तो इस तरह से बातें समझ में आ गई। अगर आप संघ वाले वीडियो को दोस्तों समझे होंगे अच्छे से, संघ में जो हम पढ़ाए हैं आपको संसद, अगर वो आप समझे हैं तो यहाँ पर सभी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, कहीं कि बहुत सारी बातें आपको वहाँ और यहाँ में दोनों क्या मिलेगा दोस्तों, समरूप मिलेगा। बस खाली यहाँ पर राज्य आ जाएगा, वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका संघ आ जाएगा दोस्तों, और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। जैसे वहाँ आपका आ जाता है लोकसभा राज्यसभा, यहाँ पर आ जाएगा विधानसभा विधानमंडल आ जाएगा, विधानसभा विधान परिषद आ जाएगा दोस्तों। वही बातें यहाँ पर दी गई है, और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं, आसानी सारी बातें अब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 173 में कहा गया राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के लिए योग्यता, मतलब कि आप सदस्य बनना चाहते हैं विधानमंडल के लिए तो आपके अंतर्गत क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप सदस्य बन सकते हैं। साथ ही साथ आपकी आयु विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, 30 वर्ष आयु आपकी पूर्ण होनी चाहिए, तभी आप योग्य हैं। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 174 में क्या कहा गया है, तो राज्य विधानमंडल के सत्रावसान विघटन से संबंधित है। सत्र मतलब कि आपको बताए थे कि जिस तरह से संसद का 3 सत्र होता है उसी तरह से विधानमंडल का दोस्तों 3 सत्र होता है। एक होता है पहला आपका साल का पहला सत्र होता है बजट सत्र, फिर होता है शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, उसके बाद क्या होता है शीतकालीन सत्र। जिस तरह से आपका संसद का होता है दोस्तों उसी तरह से विधानमंडल का भी सत्र चलता है दोस्तों। अब बात आता है कि सत्रावसान, तो बात आता है तो सत्रावसान कौन करता है, तो सत्र को बुलाने का काम और सत्र को सत्रावसान करने का काम कौन करता है विधानमंडल में, तो राज्यपाल करते हैं दोस्तों। ये भी बात याद रखिएगा, राज्यपाल को भी अधिकार है उसको क्या करना, विघटन करने का भी दोस्तों अधिकार है राज्यपाल को ही। यहाँ पर बात बताएं हम आपको, क्या बताएं कि यह राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने का, सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने का दोस्तों अधिकार है। और यहाँ पर यही बातें कहा गया है कि अगर सत्र की बैठक होती है तो दो बैठकों के बीच में कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, 6 महीने ज़्यादा दोस्तों अंतर नहीं हो सकता है। वही बात यहाँ पर है कि साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का दोस्तों अंतर न हो। जैसे बताए ना, जिस तरह से हम पढ़े हैं संसद को उसी तरह से यहाँ है दोस्तों, वहाँ भी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए और यहाँ भी दो सत्रों के बीच 6 महीने का अंतर होना चाहिए। वहाँ पर बुलाने का, भंग करने का, सत्रावसान करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो वही राष्ट्रपति का प्रतिनिधि आ जाता है राज्यपाल, राज्य में, तो राज्य में कौन होता है, राज्यपाल, तो राज्यपाल करता है।
आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 175 के बारे में। अनुच्छेद 175 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 175 कहता है दोस्तों कि राज्यपाल को विधानसभा या विधान परिषद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार दिया गया है। मतलब कि इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि कोई भी विधानमंडल का सदन है, या तो विधानसभा या तो विधान परिषद है, तो किसी भी विधेयक पर क्या कर सकता है, वो संदेश भेज सकता है दोस्तों, विधानसभा को या तो विधान परिषद को दोस्तों। तो वही बातें कहा गया है कि राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद में दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है। मतलब कि मान लीजिए कि दोनों सदनों को संबोधित कब करेगा, जब मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो पहला बैठक होता है तो उसमें क्या करता है वो दोस्तों, दोनों सदनों को दोस्तों संबोधित करता है। वहीं पर बात आता है कि राज्यपाल विधानमंडल में सदनों को संदेश भेज सकता है। मतलब जो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि विधानमंडल के जो सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद, उसको किसी विधेयक को लेकर के दोस्तों संदेश भेज सकता है। राज्यपाल हर सत्र की शुरुआत में विधानमंडल को संबोधित कर सकता है। हर सत्र की शुरुआत जो होती है, जो कहाँ से होती है, तो बजट सत्र से होती है दोस्तों। तो उसका जो संबोधन होता है वो राज्यपाल से ही प्रारंभ दोस्तों होता है। आगे बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 176 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 176 कहता है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में, कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किसी विधेयक को लेकर के, किसी बात पे चर्चा को लेकर क्या करते हैं, राज्यपाल अपना विशेष अभिभाषण देते हैं। किसको, तो विधानमंडल को। किसको देते हैं, विधानमंडल को। ये बातें याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 177 में। अनुच्छेद 177 क्या कहता है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य के महाधिवक्ता और मंत्रियों की विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार। मतलब जिस तरह से हमारे भारत सरकार के पास क्या होता है, महान्यायवादी होता है, उस तरह से राज्य सरकार के पास क्या होता है दोस्तों, महाधिवक्ता होता है। मतलब कि एडवोकेट जनरल होते हैं, मतलब ये राज्य सरकार के वकील होते हैं। तो राज्य सरकार के जो वकील होते हैं महाधिवक्ता, इनको भी क्या होता है, विधानमंडल के किसी भी सदन में बोलने का, किसी विधेयक पर विचार विमर्श करने का दोस्तों अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये मतदान नहीं कर सकते। मतलब कि आपके विधानमंडल के जो भी सदस्य जो भी कार्य करते हैं वो सब काम ये कर सकते हैं, बल्कि क्या नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर, मतदान को छोड़कर बाकी सारे ये काम दोस्तों ये कर सकते हैं। कौन, तो महाधिवक्ता, जिसका उल्लेख किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 177 में दोस्तों ये बातें कही गई है कि जो महाधिवक्ता होगा वो विधानमंडल किसी सदन में दोस्तों बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन मतदान दोस्तों नहीं कर सकता। अगर बोले है कि महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 165 में दोस्तों इनके पद का उल्लेख दोस्तों किया गया है, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 178 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 178 कहता है दोस्तों कि हर राज्य की विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। मतलब कि जो भी विधानसभा हो गई किसी भी राज्य की, जैसे मान लीजिए बिहार यूपी की हो गई, किसी भी राज्य की विधानसभा हो गई, तो अपने सदस्यों के से ही क्या करेंगे, 2 सदस्य को क्या करेंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर दोस्तों चुनाव करें, क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। वहीं बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 180 के बारे में। तो अनुच्छेद 180 कहता है दोस्तों, यहाँ पर ये समझ गए हैं, अच्छा 178 में बात किए थे ना, हाँ, तो यहाँ पर हो गया अध्यक्ष उपाध्यक्ष, समझ गए। अनुच्छेद 179 कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। मान लीजिए कि उनका क्या है, पद रिक्त है, मतलब किसी कारणवश क्या हो गया, उनका पद रिक्त हो गया, मतलब खाली हो गया, त्यागपत्र हो गया, क्या कर दिए वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यागपत्र दे दिया। अब बात आता है कि यहाँ पर त्यागपत्र किसको देंगे, तो जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे, और जो विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे वो अध्यक्ष को त्यागपत्र, मतलब आपस में क्या करेंगे, त्यागपत्र की दोस्तों अदला बदली कर लेते हैं। पद से हटाया जाना, मतलब कि मान लीजिए कि ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो विधानसभा के सदस्य भी क्या कर सकते हैं, उन पर आरोप लगा करके उनको पद से दोस्तों हटा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 180 के बारे में। तो राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पूरा करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख करना। मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो किसी कारणवश अनुपस्थित है या कार्य करने में दोस्तों असक्षम है, तो राज्यपाल को दोस्तों ये अधिकार दिया गया है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके कार्य शक्ति को, मतलब उनकी शक्ति को किसको दे दे, जो उपाध्यक्ष होंगे वो, मतलब उनके कार्य को कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यपाल अपने विवेकानुसार किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो विधानसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता दोस्तों करेगा। ये दोस्तों किसको अधिकार है, तो राज्यपाल को अधिकार है। ये बातें याद रखिएगा, जिसे अनुच्छेद 180 में कहा गया है। वहीं बात करते हैं 181 के बारे में। तो 181 कहता है दोस्तों अनुच्छेद, विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो
वे सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। मतलब कि मान लीजिए दोस्तों कि विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव आया है, किस लिए? उनको पद से हटाने के लिए। पद से हटाने के लिए उनको प्रस्ताव आया है, संविधान विधानसभा में क्या है दोस्तों, प्रस्तावित है, आ गया है। तो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या है, विधानसभा की बैठक में भाग ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनको अध्यक्षता करने का दोस्तों अधिकार नहीं है। भले ही वहाँ पर उपस्थित हैं, भाग भी ले रहे हैं, लेकिन वो अध्यक्षता नहीं कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि उनको हटाने का दोस्तों क्या आया है, प्रस्ताव आया। दोस्तों ये भी बातें याद रखिएगा। अब आते हैं अगला हम अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद आपका 182। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, जिस तरह से हम लोग विधानसभा को समझे, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, तो वही सेम प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका विधान परिषद में। जिस तरह से हम वहाँ पढ़े हैं उनके अध्यक्ष के बारे में, उनको हटाने के लिए अगर वो अनुपस्थित हैं सभापति, तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये सारी बातें विधान परिषद में दोस्तों लागू होती है। तो अनुच्छेद 182 में कहा गया विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में। मतलब कि विधान परिषद जिस राज्य में, जैसे 6 राज्य बताएं, तो 6 राज्यों में जो 6 राज्य हैं, तो वहाँ पर विधान परिषद है। तो विधान परिषद के जो सदस्य हैं क्या करेंगे, अपने सदस्यों का चुनाव करेंगे, एक अध्यक्ष, उसी सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का। दोस्तों अब अनुच्छेद 183 कहता है कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को पद से हटाने के लिए, त्यागपत्र देने के लिए, पद से हटाने के प्रावधान से संबंधित। मतलब कि किसी कारणवश क्या होता है, उनको पद से हटाना है हमको, मतलब को क्या संवैधानिक तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कार्य करने में सक्षम है, तो उनको विधान परिषद प्रस्ताव पारित करके उनको हटा सकती है। या तो विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो वो अपने सभापति को, सभापति क्या करेंगे, दूसरे से अपना त्यागपत्र दोस्तों दे सकते हैं। वहीं बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 184 के बारे में। तो यह बता दिए क्या कि विधान परिषद के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेगा। जिस तरह से वहाँ पर था विधानसभा के अध्यक्ष का, तो उसी तरह से विधान परिषद के सभापति का। मान लीजिए विधान परिषद के सभापति क्या है, अनुपस्थित है, तो उपसभापति कार्य करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति को जो क्या है, उसी सदन का, मतलब कि विधान परिषद के ही सदस्य हैं, तो उनको दोस्तों नियुक्त कर सकता है। किस लिए? ताकि वो विधान परिषद की कार्यवाही की अध्यक्षता दोस्तों कर सके, मतलब उनका कर्तव्यों का पालन कर सके। किसका कर्तव्यों का? अध्यक्ष के कर्तव्यों का दोस्तों पालन कर सके। तो 184 में कहा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं आपका अनुच्छेद 185 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, तो यदि विधान परिषद में इस बात पर चर्चा हो रही है, मतलब ये वही बात है जैसे बताएं आपको कि सभापति उपसभापति को हटाने की चर्चा हो रही है, कहाँ पर? विधान परिषद में। क्या वो मतलब प्रस्ताव आ गया उनको हटाने के लिए, तो यही बात 185 में कही गई है कि अगर वो उनके खिलाफ प्रस्ताव आ गया है विधान परिषद में उनको हटाने के लिए, भले ही विधान परिषद के सभापति उपसभापति उपस्थित हैं, फिर भी वो अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके खिलाफ क्या आ गया है, तो उनके खिलाफ उनको हटाने का दोस्तों प्रस्ताव आ गया है। आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 186 के बारे में। इसमें कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में। मतलब कि जो भी राज्य विधानमंडल के जो भी अध्यक्ष सदस्य का वेतन दोस्तों अलग होता है, अलग अनुच्छेद में। यहाँ पर जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में है, मतलब जो विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, विधान परिषद के सभापति उपसभापति हो गए, तो उनके वेतन और भत्ते के बारे में। अब उनको बात आता है कि उनको वेतन भत्ता कहाँ से मिलेगा, तो उनको वेतन भत्ता दोस्तों राज्य की जो संचित निधि होती है वहाँ से मिलता है। अब उनका वेतन भत्ता निर्धारण कौन करता है, तो उनका वेतन और भत्ता दोस्तों, उनका निर्धारण जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल निर्धारण करता है कितना इनको वेतन मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। यही बात है 186 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 187 के बारे में। अनुच्छेद 187 क्या कहता है, तो इस कहता है दोस्तों कि विधानमंडल के हर सदन के लिए एक अलग सचिवालय स्टाफ का प्रावधान है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि विधानसभा और विधान परिषद प्रशासनिक रूप से आज़ाद होकर काम करें। मतलब कि एक सचिवालय का उल्लेख किया गया है, सचिवालय स्टाफ का दोस्तों अनुच्छेद 187 में उल्लेख किया गया है कि विधान परिषद का एक अलग सचिवालय स्टाफ होगा और विधानसभा का एक अलग सचिवालय स्टाफ होगा। अब ये क्या करेगा, तो ये इसलिए दोस्तों ये बनाया गया है सचिवालय स्टाफ, ताकि जो भी विधान सभा और विधान परिषद के जो भी कार्य हैं, जो भी प्रशासनिक कार्य हैं, वो ठीक तरीका से मतलब कि स्वतंत्र होकर काम करे, मतलब किसी के दबाव में दोस्तों आकर के वो काम न करे दोस्तों। इसीलिए इसका निर्माण किया गया है, किसका? सचिवालय स्टाफ का। आगे हम लोग बात करते हैं आपका अनुच्छेद 188 के बारे में। अनुच्छेद 188 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 188 में कहा गया शपथ के बारे में। जो भी विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं उनके शपथ के बारे में।
तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो उनको शपथ दिलाने का काम दोस्तों करता है राज्यपाल। विधानसभा या आपकी विधान परिषद के सदस्य उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो जो भी राज्य के राज्यपाल होते हैं वो क्या करेंगे? उनको शपथ दिलाते हैं दोस्तों। ये अनुच्छेद 188 में कहा गया है। आगे बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 189 इसमें क्या कहा गया है? तो राज्य विधानमंडल में मतदान और कोरम, किसी विधेयक को लेकर के, किसी विधेयक, जो भी विधेयक आता है राज्य विधानमंडल में, विधानसभा विधान परिषद में, तो वहाँ पर क्या करते हैं? सदस्य क्या करते हैं? मतदान करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मतदान करते हैं। किस लिए मतदान करते हैं? ताकि विधेयक क्या हो दोस्तों? पारित हो जाए। कुछ विधेयक आपके उसके पक्ष में आएंगे, कुछ मतलब कुछ वोट उसके पक्ष में आएंगे, कुछ वोट क्या होगा? विपक्ष में जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से क्या होता है? अगर ज़्यादा, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, मतलब पक्ष विपक्ष में दोस्तों विधेयक को लेकर के, उसी तरह से क्या होता है? विधेयक का दोस्तों सदन से पारित होता है दोस्तों। पारित होने के बाद कहाँ जाता है? राज्यपाल के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, फिर वो विधेयक क्या बनता है? अधिनियम बनता है। अब बताता है तो मतदान आप समझ गए क्या होता है। अब कोरम, कोरम मतलब दोस्तों बैठक। कोई भी सभा करने के लिए एक क्या होता है? एक निश्चित संख्या होती है दोस्तों। ये निश्चित संख्या क्या है? तो हम लोग संसद से पढ़ते आ रहे हैं, कितना चाहिए? 1/10 सदस्य, मतलब कुल सदस्यों का 1/10वां भाग क्या हो? अनुपस्थित अगर रहता है, मतलब उपस्थित रहता है, तब दोस्तों क्या होगा? विधानमंडल का बैठक दोस्तों होगा। वही क्या है? आपका कोरम है। याद रखिए 1/10वां, मतलब कि 10% होना चाहिए, 10% होना चाहिए। आगे बात करते हैं 190 क्या है? सीटों की रिक्ति। सीटों की रिक्ति के बारे में दोस्तों इसमें कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो क्या है? विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य बन गया है। वो विधानसभा के सदस्य बन गया और विधान परिषद सदस्य बन गया है। तो इस कंडीशन में क्या है दोस्तों? ये गलत है। अगर उसको क्या करना है? अगर विधानमंडल का दोस्तों सदस्य रहना है, मतलब तो क्या करना पड़ेगा? उसको दोनों में से किसी एक सदन के दोस्तों अपनी सदस्यता दोस्तों छोड़नी पड़ेगी। वही क्या है? सीटों की रिक्ति है दोस्तों। वही बातें यहाँ बताई गई है कि कोई व्यक्ति एक समय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य दोस्तों नहीं हो सकता। मतलब कि अगर दोनों सदनों का सदस्य है तो उसको एक सदन का दोस्तों छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। यही 190 में कहा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 191। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें विधायिका के सदस्य की अयोग्यता से जुड़ी बातें बताई गई है। मतलब कि जो भी विधायिका है, मतलब विधानमंडल के जो भी सदस्य हैं, जो भी विधायक है, उनके लिए क्या अयोग्यता है। अगर मान लीजिए वो भारत के नागरिक नहीं है तो अयोग्य हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कि वो सदस्य बनते समय वो भारत के नागरिक थे, लेकिन बाद में वो दूसरे देश की नागरिकता दोस्तों ग्रहण कर लेते हैं, तो वो भी दोस्तों क्या हो जाएंगे? वो अयोग्य हो जाएंगे। अगर दोस्तों वो क्या हो गया? दिवालिया हो गए, तो भी क्या दोस्तों? अयोग्य है। तो ये सब कुछ कंडीशनें हैं किसके लिए? विधायिका के सदस्य की अयोग्यता से जुड़ी बातें के लिए दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 192 में। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति। अब बात आता है कि इसमें जो बातें कही गई है, कौन योग्य है कौन अयोग्य नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण कौन करेगा? राज्य का दोस्तों राज्यपाल करेगा। और साथ साथ जो भी निर्वाचन आयोग होंगे राज्य के, वो भी क्या करेंगे? इसमें दोस्तों अपना सहयोग देंगे। ये बात याद रखिएगा इसको भी। आगे आते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 193। इसमें क्या कहा गया है? तो राज्य के विधानमंडल में भाग लेने या मतदान करने वाले अयोग्य या अयोग्य सदस्यों के लिए दंड का प्रावधान। मतलब कि मान लीजिए कोई भी विधानमंडल का सदस्य क्या है? वो अयोग्य है, लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया? वो बैठक में भाग भी ले लिया और कोई विधेयक विधेयक पर बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, बाद में जब मतदान हुआ तो उसमें मतदान में दोस्तों क्या हुआ? वो भाग ले लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वो दंड का भागीदार होगा दोस्तों, क्योंकि वो दोस्तों अयोग्य है। अयोग्यता होने के बावजूद भी क्या हुआ? वो इस तरह का कृत्य किया, तो क्या हो जाएगा? उसको दंड का भागीदार हो जाएगा दोस्तों। ये तो अनुच्छेद 193 में कहा गया है। अनुच्छेद 194 की बात कर ले हम लोग। इसमें कहा गया है कि विधानमंडलों के सदनों तथा उनके सदस्यों की और समितियों की शक्ति विशेषाधिकार के बारे में। जो विधानमंडल के सदन है, मतलब कि जो विधानसभा विधान परिषद है और उसके जो सदस्य हैं, उनके जो उससे संबंधित जो समितियां हैं, उसकी शक्ति और उनके विशेषाधिकार के बारे में बात दोस्तों किया है। आगे बात करते हैं हम वेतन के बारे में। बता दिए थे कि जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए अलग अनुच्छेद है, और जो भी विधानसभा विधान परिषद के जो सदस्य है उनके लिए एक दोस्तों अलग अनुच्छेद है, जिसमें है अनुच्छेद 295 में इनके वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख किया गया है। इसको भी राज्य की संचित निधि से दोस्तों वेतन मिलता है, और इसका निर्धारण कौन करता है? तो विधानमंडल निर्धारण करता है दोस्तों। अब बात करते हैं अनुच्छेद 196। इसमें क्या कहा गया है? तो विधेयकों के पेश करने और पारित करने के संबंध में, मतलब कि कोई विधेयक राज्य विधान, मतलब राज्य सरकार चाह रही है क्या? कि कोई हम कानून बनाए, तो कोई कानून बनाने के लिए दोस्तों क्या करती है? वो विधानसभा या विधान परिषद में दोस्तों क्या करती है? विधेयक पेश करती है। मतलब कोई भी कानून बनाने के लिए वो विधेयक दोस्तों पेश करती है। अब ये विधेयक क्या करेगा? विधानसभा विधान परिषद से पारित होने के बाद कहाँ जाता है? राज्यपाल के पास जाता है। किस लिए?
उनकी सहमति के लिए, हस्ताक्षर के लिए, अगर वो हस्ताक्षर करते तो ये विधेयक क्या होता है, बाद में कानून दोस्तों बन जाता है। तो उसके लिए क्या है, विशेष प्रावधान दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया, किसमें, अनुच्छेद 196 में दोस्तों। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 197। तो धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियाँ। धन विधेयक के लिए विधान परिषद के पास दोस्तों किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई भी प्रधान विधेयक के उसके लिए क्या है, इनके पास शक्ति है। अगर विधानसभा से कोई विधेयक पारित होता है तो कहाँ जाता है, प्रधान विधेयक तो कहाँ जाता है, विधान परिषद में होता है। विधान परिषद क्या कर सकता है, उस पर सिफारिश कर, मतलब कि उस पर अपना विचार विमर्श कर सकता है, उसको उस पर रोक लगा सकता है, उसको मतलब कि रद्द कर सकता है। ये भी काम दोस्तों इनको अधिकार रहता है, किसको, विधान परिषद को दोस्तों। लेकिन धन विधेयक के लिए दोस्तों नहीं होता। लेकिन ये भी बात है 3 महीना तक वो क्या कर सकते हैं, रोक, अगर 3 महीने पर दोस्तों अधिक अगर वो क्या करते हैं, रोक लगा देते हैं किसी विधेयक पर, प्रधान विधेयक पर, तो विधेयक दोस्तों रद्द माना जाता है। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में दोस्तों है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 198। धन विधेयक मनी बिल के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन करता है। मतलब कि कौन सा विधेयक मनी बिल के लिए है, मतलब धन विधेयक है, उसके संबंध में क्या है, विशेष प्रक्रिया। मतलब कि इसको लेकर के विधान परिषद के पास दोस्तों किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। अगर विधानसभा से वो विधेयक दोस्तों पारित हो जाता है तो विधान परिषद में जाएगा, किंतु उसके पास कोई शक्ति नहीं है, वो सिफारिश करेगा भी तो उनकी सिफारिश को विधानसभा मान भी सकता, नहीं भी मान सकता है। और वो अधिकतम 14 दिन तक क्या कर सकता है, उस मनी बिल को अपने पास दोस्तों रख सकता है। अगर ज़्यादा होगा तो वो दोस्तों स्वतः पारित माना जाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद हम लोग 199 में। इसमें कहा गया है कि धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। और धन विधेयक कौन विधेयक धन विधेयक है नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे दोस्तों वही करेंगे। कौन करेंगे, विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वही क्या करेंगे, उसको प्रमाणित करेंगे क्या है ये धन विधेयक है कि नहीं है। तो विधेयक का प्रमाणित करना कौन किसका अधिकार है, तो विधानसभा के अध्यक्ष का। जिस तरह से संसद में हम लोग पढ़ते हैं लोकसभा के अध्यक्ष का, उसी तरह से विधानसभा के अध्यक्ष का राज्य में होता है। आप बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 200 में। तो राज्यपाल की शक्ति और विधेयकों पर स्वीकृति से जुड़ी बातें बताई गई है। मतलब कि कोई विधेयक क्या होता है, विधानमंडल में तो पारित होता है, अब किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। तो राज्यपाल के पास दोस्तों यहाँ भी शक्तियाँ हैं। राज्यपाल क्या कर सकता है, उस पर रोक लगा सकता है, उसको पुनर्विचार के लौटा सकता है, उसको अनंत काल तक अपने पास दोस्तों रख सकता है। लेकिन धन विधेयक को छोड़कर मतलब धन विधेयक के लिए राज्यपाल के पास भी दोस्तों शक्ति नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे पहले धन विधेयक राज्यपाल के पास जाता है दोस्तों। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही, मतलब पहले वहाँ से क्या होगा, राज्यपाल अपनी सहमति जाहिर करेंगे, उसके बाद जाता है दोस्तों विधानमंडल में। अब विधानमंडल में तय करते हैं कौन, विधानसभा के अध्यक्ष कि ये धन विधेयक है कि नहीं। उसके बाद वहाँ से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। तो राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के दोस्तों लौटा नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले धन विधेयक उसी के पास गया था। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 201 में। ये क्या कहा गया है, तो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है। मान लीजिए कि कोई विधेयक है तो राज्यपाल क्या कर दिया, उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख दिया। अब राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेज दिया तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे भी सकता है और उस पर रोक भी लगा सकता है। या मान लीजिए पुनर्विचार के लिए उसको लौटाया और विधानमंडल पुनर्विचार के बाद उसको क्या किया, राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति दोस्तों बाध्य नहीं होता है क्या करने के लिए, इस पर अपनी सहमति देने के लिए। भी याद रखिएगा। लेकिन वही संसद की जब बात आती है तो वहाँ पर दोस्तों बाध्य हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे अनुच्छेद 202 के बारे में। इसमें बात किया गया है जो राज्य सरकार के बजट के बारे में। राज्य सरकार की बजट मतलब कि वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में। हर एक राज्य का, जिस तरह से हमारे संसद का देश का बजट पेश होता है, तो उस तरह से हर एक राज्य अपने वित्त वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है वित्तीय वर्ष, उसी बीच में क्या होता है, अपने आय व्यय का लेखा जोखा दोस्तों क्या करता है, प्रस्तुत दोस्तों करता है। अनुच्छेद 202 के द्वारा कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। अगर राज्यपाल या तो इनके जो प्रतिनिधि होगा राज्यपाल के वो करते हैं। जैसे राज्य में क्या हो जाएंगे, जो वित्त मंत्री राज्य के होंगे वो क्या करेंगे, बजट पेश करेंगे दोस्तों। कहाँ पर, विधानमंडल में, विधानसभा में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 203। इसमें कहा गया विधानमंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। प्राक्कलन मतलब क्या, अनुदान। अब राज्य के लिए दोस्तों कुछ काम करने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए। तो ये धन की बात किसमें कहा गया है, तो इसमें 203 में कहा गया दोस्तों। उसके लिए प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, वही है आपका अनुच्छेद 203। अनुच्छेद 204 कहता है कि राज्य संचित निधि से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन कोई धन निकाल सकता है। मतलब इसमें जो भी धन की दोस्तों बात की गई है, इसमें जो भी धन की बात की गई, तो ये धन को दोस्तों इसके माध्यम से दोस्तों निकाल सकते हैं। मतलब कि उसके लिए क्या होगा, विधेयक पारित होगा। विनियोग विधेयक, कौन विधेयक, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक क्या करेंगे, विधानमंडल से पारित होगा
और जितने धन की दोस्तों बात हुई है उतना धन क्या करेगा, उसको निकाला जाएगा। कहाँ से? राज्य की संचित निधि से। ये बात 204 में की गई है। वहीं बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 205 में, इसमें अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान। मान लीजिए कि जितना धन निकाला गया था विनियोग विधेयक के अनुसार, अब वो धन क्या अगर सरकार के लिए कम पड़ गया तो सरकार क्या कर सकती है, अनुपूरक विधेयक पारित करके अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त धन दोस्तों राज्य की संचित निधि से निकाल सकती है। लेकिन उसके लिए भी दोस्तों विधेयक पारित करना पड़ता है। कौन? अनुपूरक विधेयक। अब बात करते हैं क्या है यहाँ पर, अनुच्छेद 206, इसमें लेखानुदान के बारे में। जब सरकार को तत्काल धन की आवश्यकता है, मान लीजिए कि तत्काल धन की आवश्यकता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब धन निकालना पड़ता है। धन निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ता है, उस पर बात होता है, विचार होता है, मतदान होता है, विधेयक पारित होता है उसके बाद। लेकिन यहाँ पर अगर तत्काल धन की आवश्यकता है सरकार को, तो वो लेखानुदान विधेयक पारित करके वो क्या कर सकती है, धन दोस्तों निकाल सकती है। अनुच्छेद 206 में कहा गया है। आगे बात करते हैं वित्तीय विधेयक के बारे में। वित्तीय विधेयक 207 में है। वित्तीय विधेयक के लिए विशेष प्रावधान के बारे में दोस्तों इसमें उल्लेख किया गया है। तो इसको भी जिस तरह से वहाँ पर संसद में हम लोग पढ़े, संघ में पढ़े थे अनुच्छेद 17 वित्त विधेयक के बारे में, तो उसी तरह से यहाँ भी क्या है, वित्त विधेयक के लिए विशेष प्रावधान दोस्तों किया गया है। इसके अंतर्गत 2 भाग होते हैं, जिसमें एक धन विधेयक संबंधित होते हैं और एक वित्त विधेयक क्या होते हैं, जिसमें एक विधेयक होता है जिसमें क्या होता है, आय के बारे में उल्लेख किया जाता है, जो धन विधेयक से संबंधित होता है। एक जिसमें आय व्यय दोनों का दोस्तों उल्लेख किया जाता है। वहीं बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 208। इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 208 कहता है किसी राज्य के विधानमंडल का कोई सदन इस संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य संचालन के लिए विनियमन या के लिए नियम बना सकता है। मतलब कि विधानमंडल जो होते हैं वो अपने नियम कानून के लिए क्या है, स्वयं दोस्तों जिम्मेदार होते हैं। मान लीजिए कि बजट हमको पेश करना है, कब करना है कब नहीं करना है, ये सब नियम कानून, उसका नियमन कार्य संचालन का जो नियम कानून बनाना है वो विधानमंडल स्वयं दोस्तों बना सकती है। संसद दोस्तों इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी दोस्तों। जिस तरह से आप संसद के बारे में अनुच्छेद 113, 14, 15, 16, 17 पढ़े थे ना, तो उसी तरह से यहाँ पर वही आपका है, यहाँ पर जो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं 204, यहाँ 203, वहाँ हो गया 113, 204 वहाँ 114, 205 वहाँ पर एक हो गया आपका 115, इस तरह से वहाँ पर 115 में अनुपूरक है, यहाँ 205 में अनुपूरक है। 206 लेखानुदान, जैसे यहाँ 206 में लेखानुदान है, वहाँ आपका संघ में 116 में लेखानुदान है। तो इस तरह से आप जोड़कर पढ़ सकते हैं। जैसे वित्त विधेयक हो गया आपका यहाँ पर 207 में, तो उस तरह से वहाँ पर संघ में आपका 117 में अनुच्छेद में है। तो इस तरह से आप जोड़कर दोस्तों पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अनुच्छेद 209 के बारे में जान लेते हैं कि वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया का कानून का विनियमन। मतलब कि कोई भी वित्तीय व्यवसाय, मतलब कोई वित्तीय कानून बनाना है तो राज्य विधानमंडल स्वयं अपनी नियम कानून के द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं। कि हमें जैसे मान लीजिए कि बजट पेश करने से पहले हमको क्या करना है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना है, कब करना है, किस महीने में किस तारीख को करना है, तो ये सब विधि व्यवस्था दोस्तों ये स्वयं विधानमंडल खुद तय करती है दोस्तों, जो अनुच्छेद 209 में उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 210 के बारे में। इसमें कहा गया विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। मतलब कि मान लीजिए विधानमंडल में कोई सदस्य है, वो कोई विशेष भाषा को बोलने में असमर्थ है, मतलब वो बोल नहीं पा रहा है दोस्तों, तो वो क्या कर सकता है, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं या विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, तो उनसे सहमति लेकर के, अनुमति लेकर के वो अपने मातृभाषा में दोस्तों अपने वक्तव्य को रख सकता है। ये बात किया गया है अनुच्छेद 210 में। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 211 क्या कहता है, तो राज्य विधानसभाओं को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के आचरण में चर्चा करने पर रोकता है। मतलब कि यहाँ पर जो विधायिका है, विधायिका को मतलब कि बताया गया संविधान की विधायिका अलग काम करेगी, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग काम करेगी। मतलब कि जो विधायिका है वो जो भी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, तो उनके कार्य संचालन को लेकर किसी प्रकार का दोस्तों अपने सदन में विचार विमर्श, मतलब कि उस पर बहस दोस्तों नहीं करेगी। ये इस पर रोक लगाता है अनुच्छेद 211। जब यहाँ पर रोक लगाता है विधायिका के लिए भी, तो यहाँ पर न्यायपालिका के भी क्या करता है, रोक लगाता है दोस्तों। इसमें अनुच्छेद 212 में कहा गया है कि किसी भी अदालत को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न उठाने या जांच करने का अधिकार नहीं है, भले ही कार्यवाही में कथित अनियमितता क्यों न हो। मतलब कि जो भी विधानमंडल में कार्रवाई चल रही है वो भी क्या है, वो नियमित है कि अनियमित है, उससे जो भी न्यायपालिका है उसको कोई मतलब
नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये अनुच्छेद 212 में कहा गया। अनुच्छेद 213 आपको पता ही है, राज्यपाल की विधायिका शक्ति, जो हम पढ़ा चुके हैं राज्यपाल के बारे में, लेकिन फिर यहाँ बताते हैं कि अगर विधानमंडल बैठक में नहीं है, अवकाश पर है, लेकिन राज्य के लिए तत्काल कानून बनाना है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के द्वारा क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी करके कानून दोस्तों बना सकता है। लेकिन जब बैठक में आता है विधानमंडल तो 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित कराना है, नहीं तो वो स्वतः क्या हो जाएगा दोस्तों, समाप्त हो जाएगा। तो यही दोस्तों था हमारा विधायिका। कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो अपने मित्रगणों, अपने ग्रुप में दोस्तों शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश किए थे कि सभी अनुच्छेद के द्वारा आपको पढ़ाएं। ऐसे पढ़ाने के लिए तो हम आपको अलग अलग करके पढ़ा सकते थे कि योग्यता क्या है, अयोग्यता क्या है, ये सभी बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद के द्वारा बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि आपको समझ में आ जाए कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन सी बातें कही गई है दोस्तों। अगर आप संघ को और राज्य को दोनों को जोड़कर पढ़िएगा तो आपको दोस्तों आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप संघ नहीं बढ़िया से पढ़े हैं तो संघ पढ़ लीजिए, फिर आपको राज्य आसानी से समझ में दोस्तों आ जाएगा। और बता दें दोस्तों कि हमारे चैनल के माध्यम से टेलीग्राम पर दोस्तों एक क्यूज का कार्यक्रम शुरू किया गया है, वहाँ से भी आप जुड़ करके आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोस्तों हम करवा रहे हैं यहाँ ये परीक्षा को ध्यान में रख करके, तो वहाँ भी जुड़ करके आप उसका लाभ दोस्तों उठा सकते हैं। उसका हम लिंक आपको कमेंट बॉक्स या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर जुड़ करके आप डेली रात के 9:30 बजे क्यूज दोस्तों लगा सकते हैं। चैप्टर वाइज दोस्तों लगाते हैं और रूटीन वाइज, रूटीन भी दोस्तों ग्रुप में दिया हुआ है और उसका हम टॉपिक भी डेली दोस्तों दे देते हैं। तो आप जुड़ कर दोस्तों लाभ उठाइएगा और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी उसका लाभ हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों।